Hi everyone, welcome to the second class of cash flow statements. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट्स में. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश कितना आया और कैश कितना गया. ये वीडियो आप देखना. इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा. उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इसको हम कर लेंगे. वो फॉर्मेट अगर हम लर्न कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है. पहले मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है. कोई भी नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट खरीदा बेचा या उस पर कोई इनकम जनरेट हुई, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर परचेज करा या सेल करा, ये हमें बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे गिवन होगा, एसेट साइड पे गिवन होगा. ठीक है. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि जहां पर शेयर, डिबेंचर्स या शेयर, डेट एंड इक्विटी में चेंज आ रहा हो, उनके साइज में, उनके कंपोजिशन में चेंज आता है. शेयर कैपिटल, ये हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से मिलेगा. शेयर कैपिटल बढ़ गई, डिबेंचर्स कम हो गए तो पैसा चला गया. एंड अगर हम अपने शेयर्स पर या डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दे रहे हैं या शेयर्स पे डिविडेंड दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो मैंने लास्ट में लिखवाया था. और सबसे इंपॉर्टेंट होती थी ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग में ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखो. अगर अगर जैसे प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, वाइवा में पूछा गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जांपल बताओ, तो ये एग्जांपल है उनके. यहाँ पे आपको विजिबल है कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश पेड टू ट्रेड पेबल. ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड बिजनेस से जुड़े हुए काम. लेकिन जो मैंने समझाया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखो इन्वेस्टिंग पता चल जाएगा एसेट साइड से, फाइनेंसिंग पता चल जाएगा लायबिलिटी साइड से, बट प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग. वो कहां से निकालें. सेल ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड, ये तो बैलेंस शीट में होता नहीं. मेरे पास क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट होगी. तो कैश फ्लो प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, जो मैंने आपको समझाया था. देखिए, अगर हम डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे होते, डायरेक्ट मेथड, तो हम इसमें क्या लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे टिक कर रखा, कैश सेल ऑफ गुड्स और ऑपरेटिंग. सारा फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग का. इन्वेस्टिंग में तो फिक्स एसेट आ गए, फाइनेंसिंग में शेयर्स एंड डिबेंचर्स आ गए, तो ऑपरेटिंग का आंसर थोड़ा सा निकालना कॉम्प्लिकेटेड रहता है. तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा होता तो क्या लेता, कैश सेल ऑफ गुड्स, पैसा आया, कैश परचेज ऑफ गुड्स, पैसा चला गया, रेंट दे दिया और सैलरी दे दी, बस खत्म. मैं गुडविल को लेता ही नहीं या डेप्रिसिएशन को नहीं लेता, बिकॉज दे आर नॉन कैश ट्रांजेक्शन. वो नॉन कैश है, उसमें कैश गया ही नहीं. क्लियर. और रेंट रिसीव को भी नहीं लेता. अब रेंट रिसीव, मुझे किराया मिला, रेंट मिला, तो क्या कैश ट्रांजेक्शन है या नॉन कैश है. ऑब्वियसली ये कैश है, पैसा आया. लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग है. ये ऑपरेटिंग नहीं है. मुझे अभी निकालना है, मेरा फोकस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए. तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा होता तो मैं 20,000 को भी इग्नोर कर देता. क्लियर. लेकिन हमें करना क्या है, इनडायरेक्ट मेथड. हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट. ये सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट आया, यहां से उल्टा चलते हैं. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड. तो अब देखो, अगर हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करें, ये कंसेप्ट मैं दोबारा समझा रहा हूं, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम नेट प्रॉफिट ले रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट के अंदर अब हम वो आइटम ले लेंगे जो कैश फ्लो के पर्पस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आनी चाहिए थी. यानी जो बाकी तीन चीजें ना, रेंट रिसीव, दो है यहाँ पे इनफैक्ट, एंड गुडविल, इनका एडजस्टमेंट करेंगे. अगर मैंने गुडविल को अमोर्टाइज करा, मैंने गुडविल का एग्जांपल बताया था. गुडविल क्या होती है, अमोर्टाइज करते हैं, खरीदते तो किसी ईयर में. यह मैंने एग्जांपल बताया था कि गुडविल हमने खरीदी, मान लो 22-23 में गुडविल खरीदी 2 लाख रुपए की, और हमने कहा कि 4 साल में उसे राइट ऑफ करेंगे. तो एवरी ईयर हम कितना राइट ऑफ करेंगे, 50,000 रुपीज राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे. तो 50,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में. लेकिन कैश तो नहीं गया 2025 में. हम 25 की बात कर रहे हैं, तो 25 में कैश तो नहीं गया हमारा. क्लियर है. तो इसलिए ठीक है. तो अब अगर हम करेक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेट प्रॉफिट के अंदर, इस नेट प्रॉफिट के 170 के अंदर हमें गुडविल का प्लस करना पड़ेगा. गुडविल माइनस नहीं, गुडविल का अमाउंट माइनस नहीं होना चाहिए था. नेट प्रॉफिट निकालते टाइम तो हो गया, पर कैश में तो नहीं माइनस होना चाहिए था. और रेंट रिसीव्ड वाला अमाउंट नेट प्रॉफिट में ऐड हो गया है, बट रेंट रिसीव ऑपरेटिंग नहीं है, रेंट मिलना, तो मैं उसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा. तो 50,000 प्लस हो जाएगा और 20,000 माइनस हो जाएगा. ये मैंने बताया लास्ट क्लास में. और इस तरह की नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन कौन सी होती है वो हमने डिस्कस करी थी. और ये सब चीजें बैलेंस शीट से मिलेंगी. मैं साथ साथ भी आज कराऊंगा इस चीज, इस फॉर्मेट को समझाऊंगा. ये हमारी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. ये जो आइटम्स हैं
इनको हम नेट प्रॉफिट में इधर प्लस करेंगे या माइनस, नॉन ये नेट प्रॉफिट के अंदर ये हमारे आइटम्स प्लस हो जाएंगे। नॉन कैश, अब इसमें देखो डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, गुडविल नॉन कैश है, जनरल रिजर्व नॉन कैश है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, दिस इज ऑल्सो नॉन कैश। अब इंटरेस्ट और प्रपोज डिविडेंड, ये ऐसा नहीं कि नॉन कैश है, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग, इसमें कैश गया है। सिमिलरली लॉस हो गया, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। क्लियर? तो नॉन कैश हम यहां पे क्या ले रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन से भी लेते हैं और नॉन ऑपरेटिंग को भी लेते हैं, क्योंकि हमें तो ऑपरेटिंग निकालना है ना। क्लियर? तो गेन ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग है, रेंट मिलना नॉन ऑपरेटिंग है, इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अपना नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा उसके अंदर हम इन सब आइटम्स को प्लस करेंगे जो मैंने यहां लिखी है। क्लियर है? और इसमें एक चीज और बताऊं, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन में हमारे पास कुछ बैलेंस शीट होगी और कभी कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे। लेकिन अगर मैं यहां बताऊं, ये स्टार्टिंग की ये 4 आइटम्स सिर्फ ये हमें बैलेंस शीट में मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स काइंड ऑफ एडजस्टमेंट होता है, इंटरेस्ट इंटरिम डिविडेंड देना, प्रपोज डिविडेंड, ये भी हमारा एडजस्टमेंट है, लॉस एंड सेल भी एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है। तो बैलेंस शीट से क्या मिलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। ये 4 चीजें हैं, गुडविल, डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। बैलेंस शीट में मोस्टली यही मिलेंगी और नहीं मिलती चीजें, तो इनको हमें नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना है, क्योंकि इससे, दोबारा बोल रहा हूं, पॉइंट ध्यान से सुनना, इससे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, लेकिन या तो मेरा कैश गया ही नहीं, या अगर गया है तो वो ऑपरेटिंग में नहीं गया, और मुझे आंसर ऑपरेटिंग का निकालना है, इसलिए मैं उसको ऐड कर दूंगा। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं आज कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जैक्ट फॉर्मेट कैसे रहता है, क्या करना होता है उस फॉर्मेट में। यही सेम चीज जो मैंने यहां लिखवाई है इसी को हम करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा उस ईयर के लिए बना रहे हैं। हमारा एग्जाम के लिए अगर मैं भी बताऊं तो 31 मार्च, जो भी ईयर होगा 2025 अभी है तो 25, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहेगा हमारा पूरा, हेडिंग आ जाती है। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, बेसिकली डिटेल कह सकते हैं। 3 एक्टिविटीज मैंने बताई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमारा चल रहा है बैलेंस शीट से, में से हम कुछ बैलेंस शीट से ढूंढना है। ठीक है? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट के अंदर ये सब चीजें ऐड करनी होती है, पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या करना होगा, हमें सबसे पहले वर्किंग नोट में जाना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा होगा वो यहां लिखना होगा। अब नेट प्रॉफिट कहां होता है मैं वो बताता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सी, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी समझाऊंगा। हमारे पास होगी बैलेंस शीट, मैं मेनली आज ऑपरेटिंग को डिस्कस करेंगे आज हम, क्योंकि ऑपरेटिंग ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग वाला हो गया तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हो जाता है, और उसके बाद एडजस्टमेंट समझनी है सिंपली। अगर ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन हो, बैलेंस शीट में यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे एसेट्स। ओके, अब यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर एक पॉइंट होगा सरप्लस, यानी कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा प्रॉफिट है, मान लो यहाँ 2025 2024, यहाँ पे इमेजिन करते हैं 50,000 है और यहाँ पे 70,000 है, यानी मेरा प्रॉफिट 50,000 से इंक्रीज होकर कितना हो गया 70। तो करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ 20,000। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे वर्किंग नोट में। बेसिकली
सरप्लस का जो करंट ईयर का अमाउंट है उसमें से प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को माइनस करेंगे। इस एग्जांपल में कितना आएगा, ध्यान रखना करंट ईयर में से क्या माइनस करना है, प्रीवियस ईयर। कभी कभी ये फिगर्स नेगेटिव में होती हैं, अब मान लो ये फिगर नेगेटिव में होती है तो बेसिकली ईयर के बिगनिंग में लॉस है और सेकंड करंट ईयर के एंड तक आते आते में प्रॉफिट हो गया। हमें करना क्या, करंट ईयर में से यानी 70,000 माइनस -50, तो बेसिकली 70 प्लस 50, तो मेरा आंसर आ गया 120 पॉजिटिव। जस्ट इन केस ये भी नेगेटिव होता तो मुझे क्या करना होगा, -70 माइनस -50, तो -70 प्लस 50 इज इक्वल टू -20, यानी कि लॉस हो जाता है। फिगर को ब्रैकेट में दिखा देते हैं नेट प्रॉफिट। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस नेट प्रॉफिट में मैंने क्या बताया कि हमें क्या करना होता है, ये जो पहले नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश चीजें हैं, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, इनका एडजस्टमेंट करना है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है 7 आइटम्स प्लस होती हैं और 2 आइटम्स को में माइनस करना है, तो टोटल कितनी आइटम्स आ रही है, 9। इसमें और भी हैं, कुछ और भी आएंगे, वो हम ग्रेजुअली पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं 9 आइटम्स, 7 को हमें ऐड करना है, 2 को माइनस करना है। तो हम इसको नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, 7 आइटम्स को, 2 को माइनस करेंगे। बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली AS3 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर मैं आपको यहीं से बताता हूं दोबारा से, कि जो यहां पर है जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड, क्लियर, इन 3 चीजों को, तीनों आइटम्स को हमें वर्किंग नोट्स में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब चीजें हमें क्या क्वेश्चन लेना होता है स्टार्टिंग में, हमें यहां पे स्टार्ट करना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, बिफोर टैक्स, ये फिगर यहां आती है। और जो 3 चीजें मैंने बताई आपको, टैक्स देना, डिविडेंड देना, जनरल रिजर्व, ये टैक्स के बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमें क्या करना है कि नेट प्रॉफिट जो होगा वर्किंग नोट में, उसमें ये 3 चीजों को यहां ऐड करेंगे आप। कौन कौन सी, जनरल रिजर्व, जितना जनरल रिजर्व क्रिएट करा हमने, तो देखो जनरल रिजर्व कैसे होगा मैं वो बता देता हूं। क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, डिविडेंड, वेदर इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम होता है जो साल के बीच में दे देते हैं, फाइनल होता है जो लास्ट में देते हैं प्रपोज डिविडेंड, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स जितना क्रिएट करा। ये 3 चीजें, इसको याद करने के लिए आप जा सकते हो GDP, वर्किंग नोट में क्या ऐड करेंगे, GDP, G फॉर जनरल रिजर्व, D फॉर डिविडेंड किसी भी टाइप का, एंड P से प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। इनको ऐड करके हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना भी फिगर आएगा ये यहां पे पोस्ट हो जाएगा यहां, ठीक है। अब मैं ये भी बता रहा हूं क्वेश्चन में कैसे मिलेगा। जनरल रिजर्व वही समझाऊंगा अभी मैं, बाकी नहीं करेंगे डिविडेंड, क्योंकि एडजस्टमेंट बात में करेंगे। हमारे पास होगी बैलेंस शीट, तो मुझे ध्यान से यहां पे लिखा होगा जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में लिखा होगा। अब बताओ अगर जनरल रिजर्व ईयर के बिगनिंग में 40,000 है और ईयर के एंड में 70 हो गया रिजर्व, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस कंपनी ने करंट ईयर में 30,000 रुपीज का रिजर्व और बनाया, क्लियर, 40 से 70 हो रहा है। तो अगर हमने रिजर्व बनाया तो रिजर्व कहां से बना होगा, देखिए रिजर्व कहां से निकला होगा, प्रॉफिट को रिड्यूस करके निकला होगा, जो मैंने यहां पे बताया था आपको। प्रॉफिट यानी इससे मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन क्या पैसे गए, ये वाला यहां पे देखो, जैसे यहां पे था, अगर हम यहां पे मान लो हमने कुछ जनरल रिजर्व बनाया, मान लो 50,000 बनाया, तो जनरल रिजर्व क्रिएट करने से प्रॉफिट कम हो गया, पर क्या पैसा गया, नहीं गया, दैट इज अ नॉन कैश, तो मुझे उसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया हो जनरल रिजर्व का। ऐसे ही डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, ऐसे ही गुडविल अमोर्टाइजेशन का पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो क्वेश्चन में कैसे होगा, जनरल रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा, मतलब आपको सोचना जनरल रिजर्व बढ़ गया यानी कि और रिजर्व बनाया। सिमिलरली हमें यहां पर
डेप्रिसिएशन गिवन होगा। एसेट साइड पे नॉर्मली लिखा होता है मशीनरी मान लेते हैं, और उसके नीचे लिखा होगा लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 70,000 है ईयर के बिगनिंग में और एंड में 90 है, या 120 ले लेते हैं, 120 है, तो इसका मतलब करंट ईयर में हमने 50,000 रुपए का प्रोविजन और बनाया, डेप्रिसिएशन बनाई, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया, जिससे अगेन मेरा प्रॉफिट कम हो गया। आप सोचो वो जी, प्रॉफिट तो कम हो गया पर पैसा नहीं गया, तो ऐड करेंगे। डिविडेंड को मैं बाद में समझाऊंगा, टैक्स को मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये फॉर्मेट में आता है, ठीक है। एक चीज और आती है बैलेंस शीट में, वो आती है गुडविल। एसेट साइड पर लिखा होगा गुडविल या इंटेंजिबल एसेट, कोई भी, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ठीक है। तो अगर गुडविल इनिशियली मेरे पास थी 1 लाख रुपीज की और एंड में रह गई 50,000 रुपीज की, इसका मीनिंग है करंट ईयर में हमने 50,000 रुपए की गुडविल को अमोर्टाइज करा है, राइट ऑफ किया है, काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन अगेन। तो नॉन कैश, पैसा तो गया नहीं, प्रॉफिट कम हो गया, अमोर्टाइज कहां से करा हुआ है, समझो इन तीनों चीजों को समझो आप। जनरल रिजर्व बनाया 40 से 70, तो रिजर्व बनाया तो प्रॉफिट कम हो गया, पैसा तो गया नहीं। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया, प्रॉफिट कम हो गया, पैसा नहीं गया, एड बैक करेंगे। गुडविल को अमोर्टाइज करा, राइट ऑफ करा, तो भी पैसा नहीं गया। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल 1 लाख थी और फिर 150 हो गई। अब वो आपको सोचना पड़ेगा, गुडविल अगर बढ़ गई तो अमोर्टाइज तो नहीं करी, हमने परचेज करी है। तो गुडविल को, जैसे मैंने बताया था, हल्दीराम वाला एग्जांपल लेके बताया था, तो अगर हमने गुडविल परचेज कर ली तो पैसा गया, तो गया तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो जिस ईयर में हम गुडविल खरीद रहे हैं उस पर तो पैसा जा रहा है ना। तो गुडविल में थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता है। गुडविल ऑपरेटिंग में ऐड होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है गुडविल में परचेज कर रहे हो तो वो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मेट की तरफ चलें, तो हमें क्या याद करना है, सी नेट प्रॉफिट ढूंढ लिया आप लोगों ने, फिर जीडीपी को ऐड कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। जीडीपी देखो, अब जीडीपी जो मैं बता रहा हूं ये इसी में से तो है, यानी कि हमने क्या क्या 3 चीजें ले ली। हमने जनरल रिजर्व को ले लिया, अगर आप ध्यान से समझो, अगर मैं इसको हटा देता हूं, अब देखिए हमने कौन कौन सी चीज जो रेड मार्क से सर्कल है, ये हमने चीजें वर्किंग नोट में ऐड कर दी। यानी टोटल कितनी आइटम्स आ रही थी, 9 में से 3 आइटम्स को हमने अलग से ऐड कर दिया, तो बची कितनी, 6। बाकी 6 आइटम्स को हमें मेन क्वेश्चन में लेना है यहां पर। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हमने, फिर यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यानी कि बाकी 6 चीजें, यानी कि कौन कौन सी बच के देखिए, गुडविल अमोर्टाइज जितनी करी, डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिर इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं बोरोइंग पे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, इन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये सब कुछ ऐड हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, गेन जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ब्रैकेट में दिखाओ, तो क्योंकि इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, पैसा नहीं आया। या कुछ कुछ क्वेश्चन में मिलता है इंटरेस्ट मिल गया, नॉर्मली इंटरेस्ट का ही है, रेंट का नहीं है क्वेश्चन में ज्यादा। या डिविडेंड भी अगर रिसीव हो गया, दैट इज ए नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सॉरी, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब अगर हमें क्या हुआ हो, रिसीव्ड हुआ हो, मिला हो, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस इतना याद करना है, इतना ही याद करना है आपका कैश फ्लो के। तो दोबारा बताता हूँ, दोबारा से समझो क्या करना है। नेट प्रॉफिट ढूंढो सबसे पहले, नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस, सरप्लस। और कैसे निकालेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। कितना लर्न करना है, सिर्फ लर्न कर लो। नेट प्रॉफिट निकला आपने यहाँ पर, उसके बाद जीडीपी। बैलेंस शीट में मैंने बताया, बैलेंस शीट में सिर्फ 4 चीजें मिलेंगी, सिर्फ 4, बाकी तो एडजस्टमेंट है। तो अगर आप फिलहाल के लिए इनको भूल भी जाओ, डिविडेंड को भूल जाओ एक बारी के लिए, टैक्स को भी भूल जाओ, क्योंकि टैक्स का बहुत अलग पॉइंट होता है। जनरल रिजर्व आना है ये फॉर्मेट में, लेकिन याद करने के लिए जनरल रिजर्व को याद रखो, गुडविल को और डेप्रिसिएशन, ये 3 चीजें बैलेंस शीट मिलेंगी, बाकी सब कुछ एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट तो ऐसी होती हैं कि वो अपने आप से याद हो ही जाती हैं, हमें बैलेंस शीट से सॉर्टिंग करनी है, ठीक है।
तो वहां पे करा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा, और बाकी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम हमने यहाँ ले ली। क्लियर हो गया। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास एक फिगर आ जाएगी, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, देखो अब क्या करना है। अब एक कंसेप्ट और है समझने के लिए, इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम ना भी पढ़े। सी मैंने बताया था ये है, हमने गुड्स बेचे, परचेज करे, रेंट है, सैलरी, मैंने ज्यूम करा ऑल आर ऑन कैश, रेंट सारा कैश पर है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई प्रीपेड नहीं है। पर ऐसा तो नहीं है, हो सकता है रेंट प्रीपेड भी हो, रेंट आउटस्टैंडिंग भी हो। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अगर रहा, मान लो एज्यूम करते हैं कि रेंट 50,000 था जो हमने पे यहाँ पर शो कर रहा है, और लेकिन इसमें से हमने पेमेंट सिर्फ 30,000 की ही करी थी और 20,000 आउटस्टैंडिंग था, तो एक्चुअली कैश तो मेरा सिर्फ 30 गया था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट इज बेसिकली अ करंट लायबिलिटी दैट इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उसकी एडजस्टमेंट अब हम यहां कर देते हैं, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं। इसकी एडजस्टमेंट हम यहां पे करेंगे कि यहां पर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें करना है बाद में। यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। कोई करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा होगा या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज अगर हो रहा होगा, सिमिलरली इनके रिवर्स इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। रीजन बीइंग वही, आउटस्टैंडिंग हो गया या प्रीपेड हो गया तो उसमें एक्चुअली कैश का फ्लो नहीं हुआ। तो हमने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करा, पहले हमने नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश चीजों को ही लिया, लेकिन जो एक्सपेंस अभी आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है या ट्रेड रिसीवेबल है, उनकी एडजस्टमेंट हम यहां कर। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जितने भी करंट एसेट में अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो उनको ऐड करते जाएंगे, और अगर करंट एसेट में डिक्रीज हो इंक्रीज होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन में कैसे होगा, और ये भी थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट हो जाता है क्योंकि हमें बैलेंस शीट होगी और बैलेंस शीट में हर एक चीज करंट एसेट में जो गिवन होगा वो करंट एसेट की तरह ट्रीट नहीं करना है। देखिए यहां पर बैलेंस शीट जब हमारे पास होगी तो बैलेंस शीट में करंट एसेट होगा, हेडिंग होगी करंट एसेट। अब करंट एसेट्स में लेट सपोज दे रखा है इन्वेंट्री, या दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो अगर मान लो ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स अज्यूम करते हैं 70 थे और 50 रह गए, तो अगर ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए दैट मींस करंट ईयर में हमें उनसे कैश रिसीव हुआ, तो दिस इज डिक्रीज इन करंट एसेट। ध्यान से समझना, ये क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल पहले 70 थे अभी 50 हो गए तो ये डिक्रीज हो गया। तो ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि डिक्रीज हो गए तो वो ऐड होते हैं फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि उतना कैश आया होगा। अगर इन्वेंट्रीज 90 से 1 लाख हो गया तो 90 से 1 लाख का मतलब मैंने और इन्वेंट्री परचेज करा, तो मेरा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने यहां फॉर्मेट में लिखा है, जिस फॉर्मेट में आपको देखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे ऐड कर दो, करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कौन कौन से मिलेंगे इसमें, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। करंट एसेट में इन्वेंट्री होगा, ट्रेड रिसीवेबल होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। अब इसमें करंट एसेट में लिखा होगा कैश, करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें भी मिलेंगी करंट एसेट्स के हेड के अंदर ही। करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो दो पॉइंट भी लिखे होंगे, लेकिन इनको करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करना है, इनको यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज वाले पार्ट में नहीं लेना है, इनका अलग ही ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये बिल्कुल इस एंड में निकलेगा। एक्चुअली पता हूं
यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप समझो होगा क्या, कैश गिवन होगा, इमेजिन करते हैं कैश है। अब कैश मान लो मेरे पास ईयर के बिगनिंग में 50,000 था और ईयर के एंड में 90 है, तो कैश 50,000 से इंक्रीज होकर 90,000 हो गया, यानी करंट ईयर में मेरे कैश में इंक्रीज कितने का हुआ, 40,000 का। तो ये 40,000 का इंक्रीज कैश में कहां से हुआ, उसी को फाइंड आउट करने के लिए पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है। कार्यक्रम तो यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन के लास्ट में दिखाते हैं। तो जनरली करंट एसेट में ये तीन चीजें मिलेंगी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनके डिक्रीज अगर हो रहा है तो ऐड करोगे, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करोगे। सिमिलरली जब हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या गिवन होगा, अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें, यहाँ पे हेडिंग गिवन होगी करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंडर हमें गिवन होंगे ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकता है। अच्छा, करंट लायबिलिटी के अंडर ही गिवन होगा बैंक ओवरड्राफ्ट और गिवन होगा कैश क्रेडिट, बट इनको नहीं लेना है, इंक्रीज डिक्रीज पार्ट में नहीं लेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लेकिन बोरोइंग चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं, ठीक है, तो नहीं लेंगे। और इसी में गिवन होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको भी नहीं लेना इंक्रीज डिक्रीज वाले पोर्शन। मैं आपको यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना कि क्या क्या हमारे करंट एसेट चलेंगे, कौन कौन से चलेंगे। मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसको अगर आप देखो बैलेंस शीट में टी शेप में समझा रहा हूँ। अगर करंट एसेट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा ट्रेड रिसीवेबल, जिनको इंक्रीज डिक्रीज में लेना है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड डीआर आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ये करंट एसेट, इनको इंक्रीज डिक्रीज वाले पोर्शन में लेना है। एंड करंट लायबिलिटी में क्या लेंगे, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव इन एडवांस, इनको ही इंक्रीज डिक्रीज वाले पार्ट में हम कंसिडर करेंगे। तो अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, समझ में तो आ जाता है। और उसके बाद ठीक है, तो मुझे लग रहा है फॉर्मेट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है आप लोगों को। क्या करना है, पहले नेट प्रॉफिट लो, जीडीपी ऐड करो, मेन क्वेश्चन में आ गए, उसमें गुडविल, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ये ऐड कर दिया हमने। इसके बाद अब जो ऐड करके फिगर आई, इसको कहते हैं, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग कराऊंगा अभी यार, इसको कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। और एक लास्ट स्टेप रह गया ऑपरेटिंग में, हम इसमें लेस कर देते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। मैंने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी डील नहीं करा है, ये भी ध्यान रखना, वो भी मैं समझा दूंगा कितने टैक्स। ये अमाउंट फाइनल लास्ट हमारा 2 कॉलम में बन रहा है कैश फ्लो, तो ये जो है ये यहां पर आ जाएगा लास्ट में, आउटर कॉलम, ये आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा अमाउंट। इसको कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर ये फिगर नेगेटिव में आ रही तो नेट कैश यूज आ जाएगा फ्लो की जगह, इन इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट है ऑपरेटिंग का, जल्दी से आप देख लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसके थ्रू चलना है, इतना ही करना है। लेकिन मैंने पूरा पूरा फॉर्मेट समझा दिया है। अगर हम पूरे सब कुछ करें, इसमें से क्वेश्चन में 2-4 चीजें ही मिलेंगी हमें, नेट प्रॉफिट लेना है, जीडीपी को ऐड कर दो, और ये सब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड कर दो। बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, डिप्रिसिएशन, गुडविल, जनरल रिजर्व, ये 3 चीजें याद रखो। प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में होगा, लेकिन वो बहुत इजीली हम याद कर लेंगे, ठीक है। और क्या करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, ये हमारे ऑपरेटिंग हो गया। इसके बाद मैं बता देता हूं, इसके बाद होगा क्या, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत इजी है। इन्वेस्टिंग में क्या होगा, कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदा या बेचा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो वीडियो देख लेना एक बार। नॉन करंट एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें। सिमिलरली हेडिंग आएगी नेक्स्ट
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग में आना है डेट एंड इक्विटी से रिलेटेड चीजें, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये हम बाद में कंप्लीट क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब आज एक क्वेश्चन करते हैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लेकर, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सपोज आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, जैसे सबसे पहले मैंने क्या बताया, वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिर्फ हेडिंग आएगी फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्योंकि हम सिर्फ ऑपरेटिंग का निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक ही कॉलम बना लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहां आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो, यहां पे हमें सबसे पहले ढूंढना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस। पहले कितना था 40,000, अभी कितना हो गया 60, यानी करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करो। ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। ये सब चीजें बैलेंस शीट में मिलेंगी आपको, 20,000। या इसको ऐसे कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे लिखो, नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 60,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 25। अब यहां पे ढूंढने नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। मैंने 9 आइटम लिखवाई थी। अब देखो, इन्वेंट्री तो करेंट एसेट है, नॉन ऑपरेटिंग तो नहीं है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश इनफैक्ट। जनरल रिजर्व और गुड, ये 3 चीजें हैं। मार्क कर देता हूं कौन कौन सी है। देखो, डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व एंड गुड, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स में यही मिल रही है। अब हमारा फॉर्मेट क्या होता है, नेट प्रॉफिट के अंदर जीडीपी को यहां ऐड करते हैं। जी फॉर जनरल रिजर्व, डी फॉर डिविडेंड, पी फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो यहां पे सिर्फ जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व हमारा 20 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 50। तो कितना रिजर्व और बनाया, 30,000 का रिजर्व बनाया, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया पर पैसा नहीं गया। तो इसको हम यहां ऐड करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा ऐड करके 50,000। इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यहां आ जाएगा। अब हम यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन एड। जैसे नॉन कैश में, अब देखो जनरल तुमने ले लिया, अब क्या बचा, डेप्रिसिएशन एंड गुडविल। तो जितना डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया, देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 30 से कितना हो गया, 40 हो गया। तो कितना रिजर्व और जितना प्रोविजन और बनाया, 10,000 का प्रोविजन और बनाया हमने। और गुडविल को हमने अमोर्टाइज करा है। देखो, गुडविल में बहुत थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता है। गुडविल 30,000 से रिड्यूस होकर कितनी होगी, 20, यानी हमने उसको अमोर्टाइज करा, गुडविल अमोर्टाइज, राइट ऑफ कर दी 10,000 रुपए। तो प्रॉफिट कम हो गया पर पैसा नहीं गया। तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में ये 3 चीजें थी, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से जीडीपी, जनरल रिजर्व वर्किंग नोट में आना था, बाकी दोनों सब मेन क्वेश्चन में आने थे। तो अब हमारा ये आ गया 70,000। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, की पूरा पूरा लिखना है, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये हेडिंग लिख देंगे एक बार ही, एंड और 2 स्पेस छोड़ के यहां लिख दो, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। अब देखो, यहां हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज ए करंट एसेट। अब करंट एसेट पहले 30 था और अभी 20 हो गया। इसको इरेज कर देते फिर दोबारा। ठीक है, देखिए इन्वेंट्री करंट एसेट है, 30 से कितना हो गया, 20 हो गया, तो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है 10,000 रुपीज, जितना से डिक्रीज हुआ। डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं, जनरल रिजर्व हम कर चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। अब ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन करंट एसेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर, ट्रेड रिसीवेबल। इसको क्यों करेंगे, थोड़ा सा समझाने के लिए, कहानी लंबी है, उसको नहीं समझा रहा हूं, तो आप लर्न कर लो सिंपली। वो डिक्रीज करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा ट्रेड रिसीवेबल। देन
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, गुडविल हम ले चुके हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है जो डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी देखिए वो सब्ट्रैक्ट होती है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 जो सब्ट्रैक्ट होना है वो ब्रैकेट में आएगा। और एक लास्ट चीज आएगी ट्रेड पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी है और वो इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी ऐड होता है। ट्रेड पेबल कितना ऐड हो जाएगा, 10,000 रुपीज, ये हो जाएगा क्वेश्चन में। इसमें अभी टैक्स मैंने नहीं लिया है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अब बस इसको हम ऐड करेंगे, 70,000 के अंदर 20,000 ऐड हो रहा है, ये 90 में से फिर 30 चले गए तो 60,000 हमारा नेट आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। खत्म। अगर इसमें टैक्स का पॉइंट होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते। ये एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस करो। इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिख के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो अपने आप से, तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। पूरा फॉर्मेट मैंने बताया, उस फॉर्मेट को देख के जहां जहां मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ उस फॉर्मेट को नोट डाउन करते जाओ, फॉर्मेट को लर्न करो, और ये कैश फ्लो आप मान के चलो 8 मार्क्स में से 8 आउट ऑफ 8 मिलेंगे आपको। बस उस फॉर्मेट को लर्न करो, बहुत ईजी चैप्टर है, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लर्न करके भी चलते हो तो भी हमारा काम हो जाता है इसमें, ये बात मान के चलो आप। तो होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और इसको अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके साथ शेयर करो, एंड अच्छा रहेगा, सबको सब के मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।